कंपनियों के आगमन का क्रम पढ़ा। उसमें हमने पुर्तगाली के बारे में देख लिया, वास्को डी गामा, प्लस इस तरह से बहुत सारे वास्को डी गामा के बाद फ्रांसीसी डी अल्मीडा, उसके बाद अल्बुकर्क, फिर नीनो डी कुन्हा, इस तरह सारे लोग क्रम से आए पुर्तगालियों में। पुर्तगालियों ने बहुत सारी चीज़ें फेस कराई भारत को, जैसे अनानास हो गया, बहुत सारे फ्रूट्स हो गए, और बहुत सारे अनाज हो गए, गन्ना हो गया, एक तरह से कह लीजिए कि प्रिंटिंग प्रेस हो गया, है ना, तो तंबाकू हो गया, गांजा हो गया, इन सब का इन्होंने फेस कराया भारत को, एक तरह से भारत को परिचित कराया बहुत सारी चीज़ें। अब इस तरह से जो भी कंपनियां आती गई भारत को एक तरह से अपने अधिकार क्षेत्र में लेती चली गई, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे डेनिश हो, चाहे स्वीडिश हो, चाहे फ्रांस हो, मतलब कोई भी कंपनी आई तो भारत को अपने कब्जे में, पहले तो उन्होंने व्यापार करने का प्रयास किया, उसके बाद भारत में धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगे और वहाँ के राजाओं से विवाद करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे। और सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाता है, हर एक कंपनी हार जाती है, हर यूरोपीय हार जाते हैं, लेकिन अंग्रेज लास्ट तक बने रहते हैं, आपको पता है 1947 तक। लेकिन इसके बावजूद भी कहा जाता है कि सबसे पहले आने वाला कंपनी कौन था और सबसे बाद में जाने वाला कंपनी कौन था भारत में, यूरोपीय कौन था, तो बताएंगे सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, जो कि 1498 में आए थे और गए थे भारत की आज़ादी के बाद, यानी 1961 में, 19 दिसंबर 1961 को इनको यहाँ से खदेड़ा जाता है। सारी चीज़ें हमको फेस करने पड़ते हैं। आज उसी क्रम में हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि फ्रांस के बारे में, डेनिश के बारे में, स्वीडिश के बारे में। फ्रांस के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बनने को मिल जाते हैं। कर्नाटक युद्ध 3 है, कर्नाटक युद्ध 3 है, हम पढ़ाएंगे भाई 46 से 48 तक होता है, 1746 से 1748 तक होता है, एक 1749 से 1754 तक होता है, और एक 1756 से 1763 तक होता है। इसके बाद हम धीरे धीरे आएंगे प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद एक सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें गांधी जी से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी, और एक सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें कि 1905 से घटनाएं सारा 1947 तक होंगी। फिर एक और सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें कि सारे के सारे INC की अध्यक्षता जो किए होंगे, मेन मतलब कि लगभग 55 अध्यक्षता हुआ रहता है, उसमें 26-25 हमको याद ही करना होता है। तो इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे ना, सच में महान हो जाओगे। महान का मतलब सारी चीज़ें आप कहीं से पढ़ना नहीं है, हिस्ट्री भाई मॉडर्न प्लस आपको एक तरह से एंशिएंट में थोड़ा बहुत, मिडेवल में, सॉरी एंशिएंट में नहीं, मिडेवल में थोड़ा बहुत जो हमने पढ़ा दिया, पूरा का पूरा यह पार्ट बहुत ज़्यादा आता है, हर जगह देख लीजिए, किसी भी एग्जाम में बैठिए। तो सच में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक सहयोग कर सकते हैं, और यह सहयोग आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि आप हमारी सहयोग नहीं, आप अपने प्लेटफॉर्म का, अपने फैमिली की सहयोग करेंगे, जिसमें कि उस अभ्यर्थी को लाभ होगा जो अभ्यर्थी सच में इस प्लेटफॉर्म से अभी अछूता रह गया है। तो उसे आप थोड़ी सी प्रयास करके और उसे लाने का कृपा करें। अब यह नहीं कि आपके घर में जितने मोबाइल हैं उससे ना करें सब्सक्राइब, क्योंकि वो नहीं पढ़ते हैं ना। देखिए, सब्सक्राइब करने का मतलब है जितने भी आपके पास आसपास के, पास पड़ोस के मिले जुले लोग, भाई थोड़ी सी जब चीज़ें हो जाती हैं अपने पक्ष में ना होती हैं तो दुश्मनों से भी बोल लिया जाता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, गुरुदेव के लिए, अपने सर के लिए, अपने भाई के लिए, कम से कम जो आसपास के जितने भी गांव घर हैं उनसे कम से कम 10-20 लोग से करा सकते हैं। डेली अगर 10-20 लोग जुड़ते रहे ना आपके एक प्रयास से, तो सच में आप बहुत महान हैं और एक आप बहुत महान कार्य करेंगे, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। डेनिश और स्वीडिश, सबसे पहले इसमें दो चीज़ें याद रखना है, डेनिश और स्वीडिश का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, एक तरह से आए और गए, क्योंकि जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फ्रांस की, पुर्तगाल की और प्लस अंग्रेज की, यह सब अंग्रेज के से सारी कंपनियां हार जाती हैं, तो डेनिश और स्वीडिश इस चीज़ को बाहर से ही भांप लेते हैं कि सच में वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, हमें वहाँ पर व्यापार करना ही नहीं चाहिए। लेकिन आए थे, डेनिश एक कंपनी है, यह कहा जाता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आई थी 1616 में आए थे लोग। और एक तरह से कह लीजिए कि तंजौर, जो तमिलनाडु में पड़ता है तंजौर, उसको लिख लीजिए, 1616 में डेनिश आए थे, 1616 में आए थे, और तंजौर नाम का एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर इन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी। इस बात को सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, डेनिश कब आए थे, कंपनी कहाँ बनाए थे, किस राज्य बनाए थे, किस जगह बनाए थे, बस इतनी बातें पूछी जाती हैं, लिख लेंगे। इसी प्रकार से स्वीडिश भी आए और गए, क्योंकि इन लोग का एक तरह से अस्तित्व नहीं रहता है, आते हैं और चले जाते हैं। ये आते हैं बहुत बाद में आते हैं, 1717 ईस्वी में आते हैं जो स्वीडिश होते हैं, 1717 में आते हैं। सोच लो, 1616 याद कर लेना, 1616 एक साथ अजब का, है ना, गजब मतलब एक तरह से संभावनाएं यहाँ पर बन गई ना। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अब कुरकुरे बैच भी आपके लिए चलाएंगे भाई, कुरकुरे जो सच में बहुत प्यारा है, उसे आप देखें, और वो भी बहुत प्यारा है, सच में उसे आप देखें और अपना प्यार दें, और ज़्यादा कुछ न देना, सिर्फ प्यार देना उस बैच को, और प्लीज़ उसे भी शेयर करना। 4th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ना तो है ही 4th सेमेस्टर आपको, और प्लस CDP की भी क्लास हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं।
तो स्वीडिश जो आई वो 1717 ईस्वी में आती है स्वीडिश, और 1717 ईस्वी में आती है। और देखने को मतलब एक तरह से कंपनी का आता पता नहीं होता इनकी कंपनी कहाँ बनी कहाँ नहीं बनी, आए और गए, बस आने का इनका खबर है, जाने का कंपनी का खबर नहीं है। तो बस यही याद रखना स्वीडिश कब आए थे, 1717 ईस्वी में आए थे बस। अब आ जाते हैं फ्रांस, जो हमको असली चीज़ें पढ़ना है, फ्रांस के ऊपर पढ़ना है। फ्रांस में जो शासक था उसका नाम था लुई 16वां, याद रखना लुई 16वां। इनकी खानदानी एक तरह से दिक्कत थी, लुई 1, लुई 2, लुई 3, लुई 4, लुई 5, इस तरह लुई 16वां था। तो यह फ्रांस का शासक था लुई 16वां, वो शासन कर रहे थे वहाँ पर। कौन? लुई 16वां। इसके बाद 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है वहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर नहीं, भारत में नहीं, वहाँ पर फ्रांस में स्थापना होती है। जिस प्रकार से 1600 ईस्वी में इंग्लैंड ईस्ट अंग्रेजों की कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है वहाँ पर, जो महारानी रहती है उनके द्वारा। इस प्रकार से 1608 ईस्वी में आता है और अपनी एक तरह से सूरत में सबसे पहली कंपनी बनाना स्टार्ट करती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में बनाना स्टार्ट करती है, लेकिन बाद में जहांगीर से फरमान आता है भाई बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं और चले जाते हैं मछलीपट्टनम, जो कि है आंध्र प्रदेश में स्थित। वहाँ पर फिर वो अपना कंपनी बनाने लगते हैं। तो सबसे पहले उनका कंपनी जो होता है 1613 ईस्वी में पूरा हो जाता है, मछलीपट्टनम वाला। लेकिन उन्होंने शुरुआत किया था 1608 में सूरत में, और सूरत में जो स्टार्ट हुआ था उनका कंपनी वो बन के तैयार होता है 1613 ईस्वी में। इस वजह से यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। पूछा जाता है कौन सी कंपनी सबसे पहले बन के तैयार हुई, तो बताना होता है मछलीपट्टनम, बच्चे बताते हैं सूरत, इस वजह से गलत हो जाता है। सबसे पहले उन्होंने स्थापना शुरू कर दिया था सूरत का, लेकिन बना था कौन? मछलीपट्टनम वाला। इसमें थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे। इसी प्रकार से फ्रांसीसी कंपनी आती है, बन के तैयार हो जाती है सन 1664 ईस्वी में। वहाँ के जो लुई 16वां होते हैं वह शासक होते हैं वहाँ के, और उन्होंने बना लिया था एक तरह से फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई। अब फ्रांसीसी कंपनी तो बन जाती है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब भारत में आती है वो डेट होता है 1668 ईस्वी में। सबसे पहले इनकी जो कंपनी होती है वो कहाँ बनती है? सूरत में बनती है, याद रखना है, जहाँ पर अंग्रेजों ने बनाया था। इसके बाद सूरत में बनती है। इसके बाद कह लीजिए एक कंपनी इनकी और बनती 1669 ईस्वी में 1669 ईस्वी में इनकी एक कंपनी बनती है मछलीपट्टनम में, याद रखना, क्योंकि अंग्रेजों का भी दूसरी कंपनी जो थी मछलीपट्टनम में ही स्टार्ट हुआ था और वही पहले बना था। इसी प्रकार से इनका भी याद करना आसान है, याद कर सकते हैं। मछलीपट्टनम में इनकी दूसरी कंपनी 1669 को 1668 ईस्वी को सूरत में ये कंपनी बनी थी, क्योंकि यहाँ से तथ्यात्मक बातें हैं जो पूछ ली जाती हैं, तो हमें याद रखना है। अब क्या होता है? अब देखिए धीरे धीरे ये सारी कंपनी तो बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जितने भी यूरोपीय थे वो एक तरह से लालच के कारण यहाँ पे आए थे, और उनको क्योंकि पता था भारत में बहुत अपार धन है, भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तरह से उसको हम क्या करेंगे, लाएंगे, और प्लस कह लीजिए कि उसको हम बहुत सस्ते दामों पर यहाँ बेचकर बहुत मुनाफा कमाएंगे। क्योंकि वास्को डी गामा ने इस चीज़ को एक तरह से दर्शा चुके थे कि सारी चीज़ें खर्चा निकाल लें तो 60 गुना प्रॉफिट हो रहा था। कोलंबस चले गए थे उधर झाग मारने, लेकिन अमेरिका में भी बहुत सारे प्रताड़ना इन्होंने किया है। अभी सारी चीज़ें हम बताएंगे। कर्नाटक युद्ध जब हुआ था तो इनके बीच में फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, अपनी मजबूती को एक तरह से जो इन व्यापार करने के इरादे से आए थे, अब वो धीरे धीरे क्षेत्र पर अधिकार करना शुरू कर देते हैं। क्षेत्राधिकार, राजनीतिक हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर देते हैं, बड़े बड़े नेताओं को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, घरेलू झगड़ों को सुलझाने लगते हैं, है ना। एक तरह से मालिक बन बैठते हैं, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अपने अधिकार में करना शुरू कर देते हैं। इसी क्रम में देखने को मिलता है सन 1673 ईस्वी में ये पौंडीचेरी पर अब कब्जा कर लेते हैं। पूछा जाता है सन 1673 ईस्वी में ये पौंडीचेरी कहाँ पर है, हम अभी आपको दिखाते हैं। पौंडीचेरी भाई अगर भारत का हम रफली मैप बनाते हैं तो पौंडीचेरी यहाँ पर स्थित है, यह तमिलनाडु है, यह केरल है, यह हमारा आंध्र प्रदेश है। पौंडीचेरी 4 भागों में बटा हुआ है। पौंडीचेरी एक आज यूटी है, एक तरह से यूटी है, बना हुआ है, हम लोग का पता होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश है। जो पौंडीचेरी है 4 भागों में, एक तो पौंडीचेरी हो गया, एक तो इसका कैपिटल कराईकल हो गया, और एक माहे हो गया, और एक हो गया यनम। जो ये एनम है ये तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और जो माहे है यहाँ पर स्थित है केरल के, और जो कराईकल और पौंडीचेरी यहाँ पर स्थित है, उसके नीचे कराईकल स्थित है। पौंडीचेरी, कराईकल और एनम, माहे, इन सब पर इनका कब्जा हो जाता है सन 1673 ईस्वी में। और कह लीजिए जाते हैं छोड़कर, आपको पता होना चाहिए जिस प्रकार से पुर्तगाल 1515 ईस्वी में गोवा को कब्जा लिए थे, और सन 1961 ईस्वी को छोड़ के जाते हैं। इसी प्रकार से सेम 1954 ईस्वी को इसको भारत द्वारा एक तरह से आज़ाद कराया जाता है फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को। तब जाके एक तरह से यह यनम हो गया, माहे हो गया, पौंडीचेरी, कराईकल एक तरह से यूटी के दर्जा दे दिया जाता है इससे। इसके बहुत सारे एक तरह से आपकी जो सबसे पहली महिला IPS हैं भारत की, क्या नाम है उनका,
क्या नाम है, देखिए भाई, उनके पे एक मूवी बना है बहुत, देखिए नाम भूल गया यार, कैसे नाम भूला जा सकता है उनका, ठीक है आप याद कर लेना, याद नहीं आ रहा है अभी फिलहाल में। तो यहाँ पर इनका कब्जा था, लेकिन बाद में भारत जो है इसे आज़ाद कराता है, सन कब बता देंगे, 1954 ईस्वी को। इसी क्रम में सन 1674 ईस्वी को, 1673 ईस्वी में इन्होंने पौंडीचेरी पे कब्जा किया। सन 1674 ईस्वी में दक्षिण भारत का एक जगह है चंद्रगिरी, चंद्रनगर करके है, चंद्रनगर जो कि पार्ट है, उसको इन्होंने कब्जा कर लिया और उसको बिल्कुल अपने लास्ट तक ये कब्जा के रखते हैं। इसी प्रकार से माहे, कराईकल, ये सब सारी चीज़ों को कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे अपना विस्तार करना शुरू कर देते हैं। और आपको पता होगा, हमने कल बताया था, फोर्ट लुई नाम का एक तरह से इन्होंने अपना कोठी यानी कि कंपनी बनाई थी, कहाँ पर, तो पौंडीचेरी में ही बनाई थी, इस बात को याद रखना है। अब यह भी भारत के एक तरह से आंतरिक मामले में दखल देना स्टार्ट कर देते हैं, बड़े बड़े नेताओं को एक तरह से बड़े बड़े जो हमारे घरेलू झगड़े थे उसको सुलझाने लगते हैं, उसके एक गुट बनने लगता है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट रूप से देखने को मिल जाए है। इस प्रकार से जब यह सारी चीज़ें करने लगते हैं तो एक तरफ अंग्रेज भी जमावड़े बना के बैठे रहते हैं और अंग्रेज को देखा नहीं जाता है, उनके आँख में गड़ने लगता है, इस ससुरा क्या कर रहे हैं आप। तो इन दोनों की ये सारी चीज़ें, हस्तक्षेप उसका और इसका दोनों लोग का देखते हुए, दोनों अपने आप में बहुत धांसू कंट्री थे, दोनों बहुत पावरफुल थे, फ्रांस वाले भी और भैया आपको पता है अंग्रेज भी, मतलब एक तरह से ब्रिटेन भी बहुत पावरफुल कंट्री थे, है भी, अभी भी हैं, क्योंकि बिल्कुल दहला के रखे होते हैं पूरे यूरोप को ये सब, क्योंकि ये सब नाटो कंट्री हैं। जब यूक्रेन और रूस का विवाद है ना, वह तुर्की पर आकर अटक चुका है, लेकिन तुर्की बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कभी उसको चर्चा करेंगे। आप लोग प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बड़ा कर लें तो सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। अब यहाँ पर अंग्रेज और प्लस फ्रांस में हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है, उसकी किस नाम से जाना जाता है, वह कर्नाटक युद्ध, कर्नेटिक वार के नाम से जाना गया। कर्नेटिक वार जो है 3 होता है, अब उसकी बारे में हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें बताएंगे, उसमें कब शांत हुआ, कब स्टार्ट हुआ, तीनों वार पहले हम लिखते हैं, तीनों का डेट आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है। कर्नेटिक वार को नाम से हम जाने गए कर्नाटक वार, यानी पहला जो होता है पहला जो कर्नेटिक वार होता है वह 1746 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक होता है, 1748 ईस्वी तक होता है। जो दूसरा कर्नेटिक वार होता है यानी कर्नाटक का युद्ध होता है, किसके बीच होता है, पहले याद रखना, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच होता है, अंग्रेजों के बीच ये होता है, याद रखना है। 1746 से 1748 के बीच में पहला होता है, और दूसरा जो होता है 1749 से लेकर एक साल बाद ही 1754 तक होता है, और जो तीसरा होता है मित्र याद रखना है 1756 से लेकर, वो 2 साल गैप होता है, 1756 से लेकर 1763 तक होता है, इस बात को याद रखना है आपको। और इसमें यह सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं कॉन्फ्लिक्ट की, फ्रांस का बुढ़िया बिस्तर सारा सिमेट दिया जाता है यहाँ पर। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी 1746 से 1748, याद कर लो, पहला कर्नेटिक वार 1746 से 1748, दूसरा 1749 से 1754 और तीसरा 1756 से लेकर 1763 तक लड़ा गया था। इसी बीच में एक हमको वेडरा का युद्ध देखने को मिला था 1761 ईस्वी को, 1761 ईस्वी को एक वेदरा का युद्ध देखने को मिला था। इस वेदरा के युद्ध में यह हुआ था कि इस समय फ्रांस का बुढ़िया बिस्तर सिमेट दिया गया था, उसे बोला जाता है कि सप्तर्षि का युद्ध। बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 1746 से लेकर 1748 तक पहला कर्नेटिक वार होता है। इसमें जो कारण होता है, क्या कारण होता है, ऑस्ट्रिया, किस कारण से होता है बता देंगे, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के लिए, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रिया पर एक तरह से यूरोप में भी इनकी झगड़ा लड़ाई सब कुछ चल रहा था, एक तरह से यह दोनों यूरोप में ही होता है, ये दोनों यूरोप के लिए ही है ना, चीज़ें बताते हैं। 1746 और 1748 में कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे चल रहा था कि कौन बड़ा है, एक तरह से अहम आ जाता है दोनों के अंदर कि हम बड़ा हैं, हम ताकतवर हैं, क्योंकि यह दोनों महाशक्ति थे जो कि एक तरह से अमेरिका के ऊपर, एक तरह से भारत के ऊपर पूरे राज पाट लेकर बैठे थे, क्योंकि यह पूरा तरीके से फ्रांसीसी का जो कब्जा था, दबदबा था, वो पूरी की पूरी तरीके से कल ये अमेरिका पे था, उत्तरी अमेरिका पर, और अंग्रेजों का दबदबा था भारत में। और ये सारी चीज़ हमको यूरोप में देखने को मिल जाती हैं ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। वहाँ पर ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार कौन बनेगा, इस चीज़ को लेकर वहाँ पे लड़ाई होता है, और वो चीज़ें हमको भारत में भी देखने को मिलती हैं। 1746 से 1748 का युद्ध जो हुआ था, कर्नेटिक पहला वार हुआ था, क्यों हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ था, यह चीज़ याद रखना है। और इसमें संधि एक होती है, इस किस संधि से ये युद्ध समाप्त होता है तो बता देंगे, एला सापल के युद्ध से ये संधि, मतलब कि संधि जो होती है, इस संधि से ये युद्ध समाप्त होता है, याद रखना है। अच्छा, इसमें विशेष बातें याद रखेंगे, यह संधि कब होता है, लास्ट में 1748 ईस्वी को, 1748 ईस्वी को। इसमें एक विशेष बात याद रखेंगे, फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर उस समय डुप्ले था, और कह लीजिए कि डुप्ले था, जो एक इसका कह लीजिए कि गवर्नर था लाब्रू,
उसको बुलाया था इन लोग को हराने के लिए, लाब्रू को। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि लाब्रू जब आता है तो ये मामला शांत हो जाता है और सेंट एला सापल की एक संधि कराता है लाब्रू, और जिसमें कि ना ही यह लड़ाई जो है अंग्रेज के पक्ष में होता है, यानी कि इंग्लैंड के पक्ष में, ना ही फ्रांसीसी के पक्ष में, मतलब दोनों के बराबर सारी चीज़ें कर दी जाती हैं। इसमें एक संधि और होती है, मित्र याद रखेंगे, जो इनके पास जगह था मद्रास, भारत में मद्रास जो था वो अंग्रेजों के पास था, तो वह अंग्रेजों के पास ही रखने को कह दिया जाता है। और एक तरह से फ्रांस को यूएसए का एक जगह था उसको सौंप दिया जाता है, यूएसए का एक जगह था सौंप दिया जाता है। इस संधि में याद रखेंगे यह युद्ध समाप्त हो जाता है। दूसरा युद्ध स्टार्ट होता है 1749 से 1754 के बीच में। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि भारत में लड़ा जाता है। तो आप याद रखेंगे क्यों भारत में लड़ा जाता है, क्योंकि दोनों का जमावड़ा भारत में भी था और यूएसए में भी था, यूरोप में भी था। इस तरह से यह दुनिया के हर एक क्षेत्र में बैठे थे, है ना। क्योंकि कहा जाता है कि एक दिन ऐसा था ब्रिटेन का कि ना कभी सूरज डूबता था, है ना, इनका कभी सूरज डूबता नहीं था। मतलब दुनिया के दोनों तरफ यह घेरे बनाकर बैठे थे पूरे दुनिया में, क्योंकि हमारा पृथ्वी घूमता है, सूरज थोड़े घूमता है। तो एक तरफ अंधेरा होता है, दूसरी तरफ उजाला होता है, ठीक है भाई ना। अब 1749 से 1754 के बीच दूसरा कर्नाटिक वार देखने को मिलता है। यह सबसे बड़ा कारण होता है कि हैदराबाद और कर्नाटक में दो एक तरह से गुट बन जाते हैं, हैदराबाद और कर्नाटक यहाँ पर, हैदराबाद यहाँ पर। कर्नाटक और हैदराबाद में दो गुट बन जाते हैं, एक को सपोर्ट करने लगता है फ्रांस और एक को सपोर्ट करने लगता है इंग्लैंड, यानी अंग्रेज करने लगते हैं। तो इसमें एक गुट बन जाता है जो यहाँ पर लड़ा जा रहा था कर्नाटिक फर्स्ट वार, उसका एक तरह से बहुत बड़ा विशालकाय हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखने को मिलता है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर दो गुट बन जाते हैं। एक तो हैदराबाद के पक्ष में होता है और एक कर्नाटक के पक्ष में होता है कि दोनों में से कौन जीतेगा। और इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक संधि होती है, याद रखना उस संधि का नाम कब होता, कौन सा है, पांडिचेरी की संधि कब होती है तो बता देना है, 1775 ईस्वी में होता है, सन 1775 ईस्वी में होता है। इसमें कौन सा युद्ध, इसे और एक नाम से जानते हैं इसी समय, अंबूर का युद्ध, इसे अंबूर के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अंबूर का युद्ध, अंगूर नहीं, खाने वाला अंगूर नहीं, अंबूर एक जगह है, अंबूर के युद्ध के नाम से जाना गया। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे चंदा साहब हो गए, मुजफ्फर जंग हो गया, एक तरह से अनुबतरीन हो गया, ये सब सारे चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि फ्रांस के थे। चंदा साहब हो गए प्लस मुजफ्फरीन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो पूछा नहीं जाता है कभी, सिर्फ आप इतना याद रखें कहानी के माध्यम से। अब यह संधि भी एक पांडिचेरी की संधि से यह युद्ध भी समाप्त हो जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं, अंबूर के युद्ध के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए पहला युद्ध हुआ था, एलासापल्स के संधि से समाप्त हुआ था दूसरा, और हैदराबाद और कर्नाटक को लेकर हुआ था 1749 से 1754 के बीच में, और यह समाप्त हुआ था पांडिचेरी की संधि से 1775 में। अब इसके बाद तीसरी लड़ाई लड़ी जाती है 1756 से लेकर 1763 ईस्वी में। इसे बोला जाता है कर्नाटिक वार थर्ड। जो ये कर्नाटिक वार थर्ड था इसे बोला जाता है सप्तऋषि। कारण क्या था, सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तऋषि नहीं भाई, सप्तवर्षी, ठीक है ना, सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना गया, क्योंकि एक तरह से बहुत विशाल का युद्ध था। यह 7 सालों तक चला, 1756 से 63 जोड़िए, 4 3 7 सालों तक चला। और इस युद्ध ने तय कर देता, यह युद्ध एक तरह से परिणाम इसका निकलता है कि भैया यह वांडीवास का युद्ध, एक होता है बीच में वांडीवास का युद्ध, यह युद्ध तय कर देता है कि सच में असली पावरफुल कंट्री कौन सी है, असली पावर किसके हाथ में है। 1761 ईस्वी में एक लड़ाई लड़ी जाती है वांडीवास का युद्ध। इसी के बीच में वांडीवास का युद्ध 1761 ईस्वी में देखने को मिल जाता है कि यहाँ से फ्रांस का बुरिया बिस्तर सिमेट दिया जाता है, और फ्रांस को सच में यहाँ से जाना पड़ता है पूरी की पूरी तबादली लेकर। लास्ट में कुछ ही विशेष जगह होते हैं, जैसे पांडिचेरी हो गया प्लस यनम माहे हो गया इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा वार इनका रह जाता है। और 1754 में पूरी तरीके, मतलब 1954 में छोड़ के जाते हैं, 1954 में उनको छोड़ना पड़ता है, भारत छोड़वा देता है। ये सप्तवर्षीय का युद्ध होता है। इसमें भी एक संधि होती है, पेरिस की संधि, याद रखना, पेरिस की संधि होती है। उस पेरिस की संधि में 1763 ईस्वी में पूरा का पूरा अंग्रेज का सफाया हो जाता है, और इसे एक तरह से वांडीवास के युद्ध से 1760, यहाँ पे 1761 टिक दिया गया क्या, 1760 भाई, 1761 में तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, मराठा और किसके बीच हुआ था, कौन था, अब्दाली के बीच हुआ था ना। तो कौन था भाई, मोहम्मद शाह अब्दाली, कौन था,
अब्दाली, देखिए नाम नहीं याद आ रहा, भूल गया, नाम यही है अहमद शाह अब्दाली भाई, अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि हमने बताया था जब उत्तर मुगल काल हम लोग पढ़ रहे थे तो अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली का एक तरह से आक्रमण हुआ था, है ना, अहमद शाह अब्दाली जीता था। इसी प्रकार से अहमद शाह अब्दाली और प्लस मराठों के बीच हुआ था, मराठे इसमें हार जाते हैं, तो यह 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। और यह है वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध होता है, एक वेडरा का युद्ध है, वेडरा का युद्ध मत समझ लीजिएगा, वेदरा का युद्ध होता है भैया उस समय हुमायूं के समय होता है, DC के हम बताए थे ना, सॉरी वेदरा और देवरा दो युद्ध हैं, देवरा का युद्ध दूसरा है, देवरा का युद्ध हुआ था 1513 के आसपास में, 1513 एक मिनट 1535-34 के आसपास में हुआ था, हुमायूं के समय कब था, हाँ 1534 में हुआ था वेदरा का युद्ध, याद रखेंगे वेदरा। देखिए भाई DCKS था ना, DCKS हमने बताया था, देवरा वेदरा नहीं है, देवरा का जो युद्ध हुआ था भैया, यह हुआ था आपका देवरा का युद्ध 1734 में हुआ था, एक मिनट 1534 में हुआ था। और जो सी फॉर हमने बताया था कि कन्नौज का युद्ध, सॉरी चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था, हमें बताया था 1539 ईस्वी में हुआ था। और ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ही लड़ा जाता है। यह कन्नौज का युद्ध है। कन्नौज का युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं, बता दीजिए। कन्नौज के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, हमने बताया है बहुत अच्छे तरीके से, आप खुद बताइएगा कमेंट करिए फटाफट। 1540 ईस्वी में होता है। इसी प्रकार से सरहिंद की लड़ाई को हम मछीवाड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं, 1555 ईस्वी में होता है ना। ये सारी बातें हमने किया था। ये सारी बातें रही, अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत बेस्ट तरीके से इसको तैयार रखिएगा। और ये सप्तवर्षी का युद्ध था 1763 ईस्वी में समाप्त हो जाता है पेरिस संधि के नाम से, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का शासन रह जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर का युद्ध। 1757 की जो प्लासी की लड़ाई होती है, इसमें जो आपका कह लीजिए कि जो मीर जाफर होता है वह एक तरह से अपने राजा में सेनापति होता है, वह अपने राजा को जो वहाँ के थे उनको एक तरह से धोखा दे देता है। और प्लस में जो जमुना सेठ थे, बहुत सारे लोग थे, वह सच में अंग्रेजों का सहायता करते हैं और अंग्रेज सच में एक तरह से डील करते हैं यहाँ आकर इनके राजा से, और बाद में इनको हार देखने को मिल जाता है। कोई लड़ाई नहीं थी, एक तरह से अपने घर में रहकर अपने लोग ही अपने थाली में छेद कर दिए थे, और लास्ट में हमको यह परिणाम देखने को मिला था। सच में बहुत बुरा परिणाम हुआ था। और सच में यहाँ पर देखने को मिल जाता है 1757 की लड़ाई, जो प्लासी की लड़ाई जब जीत जाता है क्लाइव, तो इसके बाद यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है भारत में दबदबा पूरा बन जाता है। कहा जाता है यह भारत में कब हम लोग ये आसार कर बैठे कि भारत अब हमारे हाथ से चला गया, तो 1757 ईस्वी में, लेकिन कब पूरा का पूरा निर्णय हो गया कि सच में अब भारत पूरी तरीके से भारत हमारे हाथ से चला गया, भारतीय के हाथों से, वो 1764 का बक्सर की लड़ाई होता है। याद रखेंगे उस समय मुनरो आता है, रॉबर्ट मुनरो रहता है, और मीर जाफर के साथ होता है, मीर कासिम के साथ नहीं, मीर कासिम का दामाद होता है मीर जाफर के साथ। प्लस उसमें जो बंगाल के नवाब होते हैं मोहम्मद शाह रहता है ना, मोहम्मद शाह ही होता है, जो उसमें उसके बाद 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होती है, ये सब सारी चीज़ें तो बताएंगे सारी चीज़ें। अब 1757 की क्रांति लेकर आएंगे, और प्लस 1757 की क्रांति भाई, यह 1857 की क्रांति नहीं है, 1757 की क्रांति के नाम से क्रांति नहीं कहेंगे, इसे प्लासी की लड़ाई कहेंगे। और 1764 में बक्सर है। दोनों को सेपरेट लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें समझना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये अली कुली इसमें भी थे, अली कुली बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यह समझाते हैं, बताएंगे, कल से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक।